अध्याय 131 विवाह के लिए मजबूर। क्या कुछ महीनों में खेलने के लिए कोई और बच्चा होगा? जियान को छोटे जियान ले यू को चिढ़ाना बहुत पसंद था और वह पूरे दिन खेलने के लिए एक और बच्चे के बारे में सोचकर उत्साहित थी। जियान, मेरी गर्भावस्था एक इंसान की गर्भावस्था से अलग है। मुझे जन्म देने में 3 से 5 साल लगेंगे। जियान की उत्तेजना देखकर रानी मेडुसा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या बच्चा पैदा करने में इतना समय लगता है? ये सुनकर जियान के चेहरे से उत्साह गायब हो गया। तुम दोनों करियर का अच्छे से ख्याल रखना। मैं उसके लिए कुछ पौष्टिक गोलियां बनाने जाऊंगी। मेरे लिए भी कुछ लाओ। जियान ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं, उनमें एक उम्मीद भरी नजर थी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितना अच्छा व्यवहार करते हो। ठीक है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करूंगी। अपने निर्देश देने के बाद गूफी पहाड़ की चोटी से चला गया। एक जड़ी बूटी के गोदाम में जाकर बड़ी मात्रा में औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठी की और फिर गोलियों को परिष्कृत करने के लिए चोटी पर वापस लौटा। एक कड़ाही दिखाई दी और उसके भंडारण की अंगूठी से जड़ी बूटियों का ढेर निकला। तुरंत गूफी ने अपनी स्वर्गीय लौ को बुलाया और कड़ाही को गर्म करना शुरू कर दिया। हालांकि यह गूफी का ड्रैगन सोल सीक्रेट ब्लड पिल को परिष्कृत करने का पहला मौका था, लेकिन उसने इसे आसानी से संभाला। जल्दी से ड्रैगन ब्लड लाइन वाले 2 8वें दर्जे के दानव कोर को कड़ाही में फेंक दिया। दानव कोर लौ से तुरंत लाल चमक में गर्म हो गए। इसके बाद गूफी ने कई बोतलें शक्तिशाली रक्त की कड़ाही में फेंक दी। डॉट डॉट डॉट। जब गोली पूरी हो गई तो आसमान से 7 रंगों वाली गोली की गड़गड़ाहट उतरी। एक गोली जो 7 रंगों वाली गोली की गड़गड़ाहट से गुजरी थी, वह स्वर्ग की आत्मा रक्तस्थी गोली के प्रभावों को पार कर गई, जो कि सांप लोगों के बीच पारित शीर्ष गुप्त विधि थी। 7 रंग की गोली की गड़गड़ाहट। गूफी की गोली शोधन कौशल फिर से उन्नत हो गया है। क्या आपको लगता है कि याओ कबीले के लोग यान कबीले की तरह उस पर नजर रखना शुरू कर सकते हैं, अपनी बेटियों की शादी उससे करने की कोशिश कर सकते हैं? ये संभव है। गोली शोधन में गूफी की प्रतिभा उनके प्रतिभाशाली लोगों में भी असामान्य है। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। जैसे ही 7 रंग की गोली की गड़गड़ाहट दिखाई दी, गू कबीले के कई दूर संत बुजुर्गों ने दूर से देखा। उनकी बातचीत गूफी की प्रशंसा से भरी हुई थी। 7वीं कक्षा की गोलियां और निचली 8वीं कक्षा की गोलियां इन दूर संतों को प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन एक गोली जो 7 रंग की गोली की गड़गड़ाहट को आकर्षित करती है, उसे वे गंभीरता से लेते हैं। गूफी केवल 20 वर्ष का था, फिर भी वह पहले से ही 7 रंग की गोली की गड़गड़ाहट को बुला सकता था, जिससे उसे भविष्य में 9वीं कक्षा के कीमियागर के पद तक पहुंचने की उच्च संभावना थी। 9वीं कक्षा की गोलियां कई दूर संत विशेषज्ञों द्वारा भी प्रतिष्ठित थीं। गू युआन जैसे व्यक्ति को छोड़कर, जो पहले से ही सत्ता के शिखर पर पहुंच चुका था और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी, अन्य सभी दूर संत उत्सुकता से ऐसी गोलियों की तलाश करेंगे। TLN, मुझे ऐसा नहीं लगता। वह अभी बांडी तक नहीं पहुंचा है, जो कि अर्धईश्वर चरण है। आपके पास एक असाधारण पोता है। एक भव्य हॉल में गुयुआन ने गूली से बात करते हुए मुस्कुराया, जो उसके बगल में था। गूली ने भी अपनी मुस्कान नहीं छिपाई। ऐसा उत्कृष्ट पोता होने पर कौन गर्व नहीं करेगा? TLN, फिर से पिता कौन है? लेखक, मुझे लगता है कि हम यहाँ आलोचनात्मक व्याख्या से चूक गए हैं। भविष्य में हमें गूफी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। हमें एक दिन गोली शोधन में उसकी मदद की आवश्यकता हो सकती है। वास्तव में 9वीं कक्षा का कीमियागर हमारे गू कबीले के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। कीमियागरों को हमेशा एक विशेष दर्जा प्राप्त था, यहाँ तक कि गू कबीले के भीतर भी। गू कबीले के सभी बुजुर्गों ने अपनी राय व्यक्त की। इस युवक को, जो 9वीं कक्षा के कीमियागर के पद के करीब था, अधिक गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। डॉट डॉट डॉट। कैयर, ये गोली ले लो। पहाड़ की चोटी पर गूफी ने अभी अभी ड्रैगन सोल सीक्रेट ब्लड पिल को परिष्कृत करना समाप्त किया था और इसे मेडुसा को सौंप दिया था। हालांकि गोली में हल्के गुण थे, फिर भी यह शक्तिशाली प्रभावों वाली 8वीं कक्षा की गोली थी। इसे अवशोषित करना आसान नहीं होगा। इस प्रकार कैलिन तुरंत एकांत में चली गई। जब गूफी एकांत में गोलियों को परिष्कृत कर रही थी, जियान ने कैलिन की बहुत अच्छी देखभाल की और उसे वह कैंडी गोलियां दी जो वह चाहती थी। छोटी जियान यू अब 6 महीने की हो गई थी और जियो ही जियान की मदद से वह चलना सीख रही थी और यहाँ तक कि बड़बड़ाना भी शुरू कर रही थी। कई महीनों बाद कैलिन एकांत से बाहर आए। उसके चारों ओर खून की एक धुंधली आभा थी। ये स्पष्ट था कि उसने ड्रैगन सोल सीक्रेट ब्लड पिल को सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया था।
गर्भवती महिलाएं अक्सर अधिक भावुक होती हैं और कैलिन अपवाद नहीं थीं। एकांतवास से बाहर आने के बाद कैलिन अक्सर अपने पेट को देखती रहती थी, विचारों में खोई रहती थी। ज़ियाओ यीजियान ने सबसे पहले रानी मेडुसा के असामान्य व्यवहार को देखा और पूछा, कैलिन, तुम हाल ही में थोड़ी विचलित लग रही हो। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? ये वास्तव में कुछ नहीं है। मुझे बस सांप लोग जनजाति की याद आती है। आखिरकार मैं रानी हूँ और मुझे वापस आए हुए बहुत समय हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि मेरे लोग कैसे हैं। वह अपने लोगों के लिए चिंतित थी, इतने लंबे समय से दूर रहने के कारण, और उनकी स्थिति के बारे में चिंतित थी। सांप लोगों का उल्लेख करने से ज़ियाओ यीजियान को जियामा साम्राज्य की याद आ गई। वास्तव में मैं भी उस छोटी घाटी की यात्रा करना चाहूंगी जहां ये सब शुरू हुआ था। वह छोटी घाटी वह जगह थी जहां वह और गूफी मिले थे और जहां उन्होंने एक गहरा रिश्ता बनाया था। वह छोटी सी जियान ले को घाटी दिखाने और उस जगह को याद करने के लिए ले जाना चाहती थी। मुझे आश्चर्य है कि डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी अब कैसा कर रही है। किंग लिन ने धीरे से कहा, क्यों न हम सब वापस जाकर देखें। वैसे भी अभी हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं चल रहा है। उनकी घर की याद को देखते हुए गूफी ने उन्हें वापस ले जाने के विचार का समर्थन किया। ये सुनकर ज़ियान उछल पड़ा और बोला, मैं भी जियानान अकादमी वापस जाऊंगा ताकि बूढ़े आदमी को अपनी ताकत दिखा सकूं। ज़ियान ने जिस बूढ़े आदमी का जिक्र किया वह स्वाभाविक रूप से इन अकादमी का पहला एल्डर सुकियान था। हाल ही में मैं अपने बच्चे के बारे में भी चिंतित हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसने एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस को सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया है। मैं भी जाकर जांच कर सकती हूँ। लान किंग की भी अपनी योजनाएं थीं। गूफी ने आखिरी व्यक्ति की ओर देखा जिसने बात नहीं की थी, स्काईफायर वेनेरेबल याओ तियानहुओ। अगर आप सब जा रहे हैं तो मैं, एक बूढ़ा आदमी, यहाँ अकेले क्या कर सकता हूँ? बेशक मैं आपके साथ आ रहा हूँ। अपनी योजनाओं पर चर्चा करने के बाद सभी लोग एक साथ जियामा साम्राज्य में लौटने के लिए सहमत हुए। जाते समय गूफी बहुत शांत रहा और अपने कबीले को अपने ठिकाने के बारे में नहीं बताया। वे सफलतापूर्वक गू दायरे से निकल गए, ठीक उसी तरह जैसे वे आने पर स्थानिक मार्ग से यात्रा कर रहे थे। स्थानिक मार्ग के अंदर का वातावरण हमेशा की तरह अंधेरा और उजाड़ था, लेकिन सौभाग्य से वे इसके आदी थे। ये छोटी जियानले का स्थानिक मार्ग में पहली बार था, लेकिन गूफी की सुरक्षा के कारण उसे कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। जैसे जैसे वे जियामा साम्राज्य के पास पहुंचे, सभी को बढ़ती चिंता और उत्साह महसूस हुआ। जियामा साम्राज्य, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के भीतर एकांत हॉल में हवा में हल्की मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे एक हल्की चमक आ रही थी जिसने हॉल के भीतर की ठंड को दूर कर दिया। विशाल हॉल खाली था। बीच में एक सफेद पोशाक में एक अकेली आकृति बैठी थी, जो अन्यथा उजाड़ जगह में जीवन का स्पर्श ला रही थी। यून चटाई पर क्रॉस लेग बैठी थी। उसका कुलीन और सुंदर चेहरा एक असामान्य क्रोध से भरा हुआ था। इससे पहले उसके गुरु यूनशान ने कुछ ऐसे शब्द कहे थे जिससे उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। यून, अपने आप को तैयार करो, मैं तुम्हारे लिए एक शादी की व्यवस्था करूंगा। शादी? किसके साथ? पूरे जियामा साम्राज्य में तुम्हारे योग्य एकमात्र व्यक्ति वह लड़का गूहे है। तुम चाहते हो कि मैं गूहे से शादी करूं? बेशक मैं मना करता हूं। तो जब तक तुम इस बारे में सोच नहीं लेते तब तक यहाँ रहो। ये यूनशान और यून के बीच की बातचीत थी, सरल और सीधी, जिसमें स्नेह का कोई निशान नहीं था। अपने गुरु द्वारा कहे गए शब्दों को याद करते हुए यून को अपने दिल में और भी गहरी ठंड महसूस हुई। जिस यूनशान को वह कभी जानती थी, दयालु और देखभाल करने वाला शिक्षक, वह पूरी तरह से गायब हो गया था। अतीत में यूनशान हमेशा उसके प्रति दयालु और सुरक्षात्मक रहा था। यह उसके सावधान मार्गदर्शन के तहत था कि वह एक सम्राट बन गई और सफलतापूर्वक संप्रदाय नेता के रूप में कार्यभार संभाला। लेकिन अब यूनशान किसी भी गर्मजोशी या भावना से रहित लग रहा था। वह एक ठंडे लकड़ी के कठपुतली की तरह था और उसके लिए जो प्यार कभी उसके मन में था वह गायब हो गया था। केवल ठंडे हेरफेर ने उसकी जगह ले ली थी। यह अविश्वसनीय था। यूनशान के पूर्वज के रूप में आगे बढ़ने के दौरान क्या हुआ था? किस वजह से वह इतना बदल गया था? और वे बुजुर्ग जो अचानक सम्राट के रूप में आगे बढ़े, उनकी ताकत इतनी जल्दी क्यों बढ़ गई? पूरा संप्रदाय एक रहस्यमय उदासी में लिपटा हुआ लग रहा था, जिसे यून दूर नहीं कर सका। क्या मुझे वास्तव में गूहे से शादी करनी है? यून ने धीरे से अपना हाथ उठाया।
उसकी डूखी हुई उसके शरीर के भीतर प्रसारित नहीं हो पा रही थी क्योंकि युनशान ने जाने से पहले उसे सील कर दिया था। क्योंकि उसने गूहे से शादी करने से इनकार कर दिया और युनशान की अवहेलना की, इसलिए उसने गुस्से में उसकी डूखियों को सील कर दिया और उसे इस जगह पर सीमित कर दिया। कमरे को भी युनशान ने सील कर दिया था, जिससे उसका वहां से निकल पाना असंभव हो गया था। बेबसी के क्षणों में लोग अक्सर उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिस पर वे सबसे अधिक भरोसा करना चाहते हैं। उस पल युन के दिमाग में एक लंबी युवा आकृति की छवि उभरी। तुम कहाँ हो? इस आकृति की छवि के साथ एक अफसोस की भावना भी थी। वह जिस व्यक्ति के लिए तरस रही थी वह कोई और नहीं बल्कि गूफी थी। अतीत में उसने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के साथ रहने के लिए एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास छोड़ दिया था। वह संप्रदाय की नेता थी जो संप्रदाय को सही रास्ते पर ले जाने, उसे सम्मानित और सम्मानित बनाने और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दृढ़ थी। लेकिन अब युनलैंड संप्रदाय कुछ ऐसा हो गया था जिसे पहचाना नहीं जा सकता था। अगर वह ये सब फिर से कर सकती तो युन संप्रदाय की नेता के रूप में अपने पद से इस्तीफा देने और गूफी का अनुसरण करने में संकोच नहीं करेगी। अध्याय 132। क्या पिता गायब हैं? जियानान इन अकेडमी। जियाओयान ने अपने भीतर बेचैन डूखी हुई को दबाते हुए एक लंबी सांस छोड़ी। अभी अभी वो 4 सितारा डू स्पिरिट के स्तर तक सफलतापूर्वक पहुंच गया था। लगभग 2 साल तक इन अकेडमी में रहने के बाद वह अब अकेडमी के भीतर कुछ हद तक प्रसिद्ध हो गया था। गुरुजी, लगता है कि हान फैंग पिछले कुछ सालों में ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में गायब हो गया है। बिना किसी प्रभाव के उसे ढूंढना काफी मुश्किल होगा। जियाओयान अपनी साधना अवस्था से बाहर आया और याओ लाओ के साथ संवाद किया। आत्मा काली अंगूठी के भीतर है। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी मौजूदा ताकत के साथ भले ही आप उस गद्दार को पालें, आप उसे हरा नहीं पाएंगे। उसकी स्वर्गीय लौ को जब्त करना तो दूर की बात है, याओ लाओ ने स्पष्ट रूप से कहा। हालांकि उसके शब्द थोड़े हतोत्साहित करने वाले थे, लेकिन वे सच थे। याओ लाओ ने जो जानकारी जुटाई थी उसके अनुसार हान फैंग बहुत पहले ही डू सम्राट के शिखर पर पहुंच चुका था। दूसरी ओर जियाओयान केवल डू आत्मा के स्तर पर था। याओ लाओ की आत्मा शक्ति की सहायता से भी वह डू सम्राट के खिलाफ मुश्किल से ही टिक सकता था। हान फैंग, जिसके पास स्वर्गीय लौ थी, औसत डू सम्राट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, जिससे जियाओयान के लिए उसे हराना असंभव हो गया। आपको थोड़ी देर में इन अकादमी छोड़ देनी चाहिए, याओ लाओ ने अचानक सुझाव दिया। कहाँ? जियाओयान ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। सेंट्रल प्लेन्स का दक्षिणी क्षेत्र, याओ लाओ ने उत्तर दिया। उसकी आवाज में पुरानी यादों का भाव था क्योंकि उसे फॉलिंग स्टार पवेलियन की याद आ रही थी, जहां उसके पुराने दोस्त रहते थे। उन पुराने दोस्तों की मदद से याओ लाओ की रिकवरी और जियाओयान की प्रगति दोनों ही काफी तेजी से हो सकती थी। ठीक है, जियाओयान ने बिना कुछ पूछे सहमति जताई। तभी जियाओयान को घर से एक पत्र मिला जो आउटर अकेडमी से जियाओ निंग द्वारा भेजा गया था। क्या पिता गायब हैं? जैसे ही जियाओयान ने पत्र की सामग्री पढ़ी, उसकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। अपने बचपन के दौरान जब वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से बेकार बन गया तो उसके आसपास के अधिकांश लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसे नीची नज़र से देखते थे। लेकिन उसके पिता जियाओ झान ने कभी उसकी उपेक्षा नहीं की और हमेशा उसका उत्साहवर्धन किया और उसका समर्थन किया। जियाओ झान वह व्यक्ति था जिसकी जियाओयान को अपने जीवन में सबसे ज्यादा परवाह थी। मुझे जल्दी से वापस लौटना है और अपने पिता को ढूंढना है। पत्र जियाओयान के हाथ में तुरंत कुचल गया और वह इन अकेडमी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। घबराओ मत, आइए पहले समझते हैं कि क्या हुआ। याओ लाओ ने समय रहते जियाओयान को शांत किया। याओ लाओ की सलाह से जियाओयान ने अपना संयम वापस पा लिया। ध्यान से सोचने पर जियाओयान को एहसास हुआ कि उसके पिता बिना किसी कारण के गायब नहीं हो सकते थे। हालांकि जियाओ झान एक डू मास्टर था, अपेक्षाकृत कम ताकत वाला, वुटेन सिटी जैसी छोटी जगह में कोई भी उसे बिना किसी निशान के गायब करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ संदिग्ध होना चाहिए। जियाओयान को इस बात का एहसास हुआ। वास्तव में सावधान रहें। मुझे लगता है कि जियामा साम्राज्य हाल ही में शांतिपूर्ण नहीं रहा है। जैसे ही आप वापस लौटते हैं, सावधानी आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, याओ लाओ ने चेतावनी दी। मैं समझता हूँ शिक्षक, खोने का कोई समय नहीं है। मैं तुरंत इन अकादमी से छुट्टी का अनुरोध करूंगा। मूल रूप से उपन्यास में जियाओयान के पिता को 3 साल के समझौते के दौरान हुन कबीले के विशेषज्ञों द्वारा ले जाया जाएगा।
हालांकि गूफी की सुरक्षा के कारण उनकी योजना में देरी हुई, लेकिन आखिरकार जो होना था वह हुआ। हम लगभग जियान अकादमी पहुंच चुके हैं। जियान, क्या तुम वहां जाना चाहते हो? ब्लैककॉर्न क्षेत्र में 1 महीने की यात्रा के बाद गूफी और उसका समूह आखिरकार वापस आ गया। इस समय वे एमेथिस्ट विंग लायन किंग की पीठ पर सवार होकर ब्लैककॉर्न क्षेत्र के आसमान में उड़ रहे थे। लायन किंग का विशाल शरीर, जो सूरज की रोशनी के एक बड़े हिस्से को रोकने के लिए काफी बड़ा था, ने तुरंत बहुत ध्यान आकर्षित किया। देखो, वह क्या है? यह एक जादुई जानवर है और यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लगता है। यह एमेथिस्ट विंग लायन किंग जैसा दिखता है। ध्यान से देखो, लायन किंग की पीठ पर बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं। इतना शक्तिशाली जादुई जानवर सिर्फ एक सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है कि एमेथिस्ट विंग लायन किंग को सवारी के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर सके? एमेथिस्ट विंग लायन किंग की उपस्थिति ने ब्लैककॉर्न क्षेत्र के कई विशेषज्ञों को चौंका दिया, यहाँ तक कि कुछ डू सम्राटों ने भी इसे सावधानी से देखा। लायन किंग अब रैंक 7 जादुई जानवर के स्तर पर पहुंच गया था। ब्लैककॉर्न क्षेत्र में ऐसे प्राणी का आना हंगामा मचाने के लिए काफी था, लेकिन गूफी और उसके समूह के सामने रैंक 7 जादुई जानवर कुछ खास नहीं था, इसलिए लायन किंग अभी भी एक सवारी के रूप में सेवा करने से संतुष्ट था। चलो वापसी यात्रा तक प्रतीक्षा करें। गूफी के शब्दों को सुनकर जियान ने अपना सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। ठीक है, हम वापसी यात्रा पर जाएंगे। चलो पहले जियामा साम्राज्य की ओर चलते हैं। गूफी ने लायन किंग को आदेश दिया, जिसने फिर अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे हवा का झोंका आया और वह तेजी से जियामा साम्राज्य की ओर उड़ गया। लायन किंग की वर्तमान गति के साथ ब्लैककॉर्न क्षेत्र से जियामा साम्राज्य तक उड़ान भरने में केवल 2 या 3 दिन लगेंगे। शेर राजा की पीठ से आसपास का दृश्य धुंधली लकीरों में बदल गया क्योंकि वे तेजी से सब कुछ पीछे छोड़ रहे थे। कुछ दिनों बाद वे अपने पहले पड़ाव किंगशान टाउन पहुंचे। किंगशान टाउन पहुंचने पर शेर राजा मानव रूप में वापस आ गया और जमीन पर उतरा और समूह एक साथ शहर में प्रवेश किया। तो ये बहन जियाओ यी जियान का गृहनगर है। जियान ने बड़ी उत्सुकता से शहर के चारों ओर देखा। यहाँ काफी साधक हैं, लेकिन वे सभी दिखने में मजबूत लगते हैं, लेकिन वास्तव में काफी कमजोर हैं, जियान ने चलते हुए कहा। वाई हाँ, हर जगह जियान अकादमी जैसी जगह नहीं है जहाँ प्रतिभाएं एकत्रित होती हैं। ये वह जगह है जहाँ साधारण लोग अपना वास्तविक जीवन जीते हैं। किंग लिन, जो साधारण पृष्ठभूमि से आया था, इसे अच्छी तरह समझता था। क्या ऐसा है? जियान पूरी तरह से समझ नहीं पाया। जब से वह याद कर सकती थी, जियान जियान अकादमी में रहती थी, जो प्रतिभाओं से भरी हुई जगह थी। स्वाभाविक रूप से उसने कभी उन लोगों को नहीं देखा जो ब्लेड की धार से खून चाटते थे। बाद में वह गूफी के साथ सेंट्रल प्लेन्स में चली गई, लेकिन वे जिन क्षेत्रों में गए वे मुख्य रूप से शक्तिशाली कुलों वाले बड़े शहर थे, साथ ही पवित्र गोली शहर, प्राचीन शून्य ड्रैगन द्वीप और गू दायरे जैसी जगहें थीं। ये सभी ऐसी जगहें थीं जहां अभिजात वर्ग इकट्ठा होता था, जो किंगशान टाउन से बिल्कुल अलग था। जियान एक राजकुमारी की तरह थी जो अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। उसे कभी भी साधारण भोजन का स्वाद नहीं पता था। मजबूत लोगों के पास जीवित रहने के अपने तरीके होते हैं और कमजोर लोगों के पास अपने। किंगशान टाउन जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के करीब होने के कारण अक्सर जादुई जानवरों का शिकार करने के इच्छुक भाड़े के सैनिकों को आकर्षित करता था। जानवर, अधिकांश भाड़े के सैनिक सीमित शक्ति वाले असभ्य पुरुष थे। उनके रहने की स्थिति कठोर थी और वे शायद ही कभी सुंदर महिलाओं को देखते थे। अब गूफी के नेतृत्व में कई सुंदर महिलाएं दिखाई दी, जिन्होंने तुरंत कई भाड़े के सैनिकों का ध्यान आकर्षित किया। कुछ तो देखने के लिए अपने रास्ते पर ही रुक गए। कैलिन ने उनकी निगाहों को देखा और तुरंत एक ठंडी आभा छोड़ी। इन लोगों को गंदा पाया। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए गूफी ने भीड़ को डराने के लिए अपनी आभा को धीरे से छोड़ा। अधिकांश भाड़े के सैनिक केवल डू प्रैक्टिशनर या डू मास्टर्स थे और गूफी जैसे डू वेनेरेट के सामने वे चींटियों की तरह महत्वहीन थे। गूफी के दबाव को महसूस करते हुए उन्होंने जल्दी से अपनी निगाहें हटा ली और अधिक अनुशासित हो गए। इससे गूफी और उनके समूह को बिना किसी और परेशानी के किंगशान टाउन में टहलना जारी रखने की अनुमति मिली। किंगशान टाउन पिछली बार से बहुत ज्यादा नहीं बदला है, गूफी ने धीरे से टिप्पणी की। जियो यी जियान प्रसन्न मन से आए, लेकिन चलते चलते उसे एहसास हुआ कि यहाँ ऐसी बहुत सी जगहें नहीं हैं जिन्हें वह वाकई मिस करती है।
दरअसल यहाँ अपने पिछले अनुभवों को याद करते हुए जियो जियान को थोड़ा गुस्सा आया। एकमात्र जगह जो उसे वाकई मिस करती थी वह थी, चलो छोटी घाटी में चलते हैं, उसने सुझाव दिया। अध्याय 133, एक रानी की चिंताएं। तो चलो छोटी घाटी में चलते हैं और जियोजियान ले को वह जगह दिखाते हैं जहां हमें प्यार हुआ था। गूफी ने जियोजियान की पतली कमर पर अपनी बाह लपेटी। उसने बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था कि जियोजियान को आसपास के माहौल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस चाहता था कि वह चुपचाप घर लौटने की खुशी का आनंद ले, इसलिए उसने उसे परेशान नहीं किया। जियोजियान की बाहों में गहरी नींद में सो रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद समूह ने किंगशान टाउन छोड़ दिया और जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में छोटी घाटी की ओर चल पड़ा। पेड़ों के विशाल समुद्र में हवा जोर से चिल्ला रही थी, जिससे जंगल लहरों की तरह हिल रहा था। पूरी पर्वत श्रृंखला में चीखने की आवाज फैल गई, जो लहरों के टकराने की तरह गर्जना कर रही थी। जंगल के ऊपर हवा में किसी चीज के कटने की आवाज अचानक गूंज उठी। फिर दूर से कई काली परछाइयां टिमटिमाती हुई दिखाई दी और एक पल के बाद वे आसमान में रुक गईं। उनकी आंखें नीचे के क्षेत्र को स्कैन कर रही थी। हम पहुंच गए हैं। थोड़ी देर तक खोजने के बाद गूफी की नजर एक सुनसान घाटी पर पड़ी, जहां कोई रास्ता नहीं था, जो हरे भरे पेड़ों से छिपी हुई थी। ये वही घाटी है जहां तुम दोनों पहली बार मिले थे। यह इतनी खास नहीं लगती, जियान ने हवा में उछलकर घाटी में मंडराते हुए कहा, इसे देखते हुए। अगर तुम्हारा साधना स्तर 2 किंग से कम होता तो तुम्हें पता होता कि यह जगह कितनी गुप्त है। गूफी मुस्कुराए। इस घाटी में लगभग कोई सुलभ रास्ता नहीं था और यहाँ केवल उड़ान से ही पहुंचा जा सकता था। अगर कोई उड़ नहीं सकता तो वह इसे कभी नहीं पा सकता, जिससे ये बहुत शांत हो गया। रानी मेडुसा, जो गूफी के पीछे चल रही थी, उत्सुकता से नीचे के क्षेत्र की जांच कर रही थी। वह हमेशा से उस जगह के बारे में उत्सुक थी जहां गूफी और जियान ने एक साथ समय बिताया था, और अब वह आखिरकार इसे अपनी आंखों से देख सकती थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह अभी भी यहाँ है, जियान ने घाटी में तैरते हुए कहा। उसने एक सीटी निकाली। इस सीटी का लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया था, फिर भी यह नई जैसी चमकदार थी, जो स्पष्ट रूप से संकेत देती थी कि जियान अक्सर इसे चमकाती थी। जल्द ही उसने सीटी बजाए और इसकी मधुर ध्वनि घाटी में गूंज उठी। जवाब में दूर से एक तेज चील की चीख सुनाई दी। यह उसका लंबे समय से बिछड़ा हुआ दोस्त, प्रथम श्रेणी का जादुई जानवर ब्लू ईगल था। ब्लू ईगल केवल प्रथम श्रेणी का उड़ने वाला जादुई जानवर था। जब वह आया और उसने कैलिन, शेर राजा और जियान से शक्तिशाली आभा और रक्तरेखा दबाव महसूस किया, तो वह इतना भयभीत हो गया कि उसने पास जाने की हिम्मत नहीं की। ये देखकर जियाओ यिक्सियन ब्लू ईगल की पीठ पर उड़ गया और धीरे से उसकी गर्दन को सहलाया। डरो मत, वे सभी मेरे दोस्त हैं, कोई खतरा नहीं है। जियाओ जियान के मार्गदर्शन में ब्लू ईगल आखिरकार समूह में उड़ गया। हालांकि यह अभी भी अपने डर पर काबू नहीं पा सका। कैलिन और दूसरों की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और यह रुक गया। जियाओ जियान के करीब जाकर कहा, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। जियाओ जियान ने सभी को घाटी में आमंत्रित किया। घाटी औषधीय जड़ी बूटियों की समृद्ध खुशबू से भरी हुई थी और स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से प्रचुर थी, जिससे सभी को तरोताजा महसूस हो रहा था। ये जगह, हालांकि इसकी तुलना गू दायरे से नहीं की जा सकती है, फिर भी बाहरी दुनिया में काफी दुर्लभ है। यह एक असली खजाना भूमि है, कैलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल भी बुरा नहीं है, इसकी खुशबू अच्छी है, जियान ने भी अपनी राय व्यक्त की। हालांकि चूंकि उसने अभी दावा किया था कि इस जगह के बारे में कुछ खास नहीं है, इसलिए उसकी प्रशंसा काफी औपचारिक लग रही थी, जैसे कि वह खुद का खंडन नहीं करना चाहती थी। आप बस पहले जो कहा था उसका खंडन नहीं करना चाहती हैं। जियान ने सोचा कि वह इससे बच सकती है, लेकिन किंगलिन ने तुरंत उसे बाहर निकाल दिया। किंगलिन, तुम मुझे कैसे मुंहतोड़ जवाब नहीं दे सकती। जियान ने मुड़कर नर्म घास पर किंगलिन के साथ मस्ती से कुश्ती शुरू कर दी। गूफी ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सभी को देखा। गू क्षेत्र में वे मेहमान थे और अपने कार्यों में कुछ हद तक संयमित थे, लेकिन यहाँ उन्हें कोई चिंता नहीं थी और वे पूरी तरह से बेफिक्र हो सकते थे। जैसे ही गूफी की नज़र घाटी में घूमी, उसने अनजाने में एक जगह पर ध्यान दिया। वहाँ एक पुरानी फूस की झोपड़ी थी, लेकिन इसे सालों से उपेक्षित किया गया था और छत पर फफूंद लगी हुई थी।
वह और ज़ियाओ जियान एक बार उस झोपड़ी में कुछ समय के लिए रहे थे और यह उनके लिए कई खूबसूरत यादें समेटे हुए थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए गूफी की दुखी हुई बढ़ गई और कुछ ही सांसों में उसने कई लोगों के रहने के लिए उपयुक्त एक छोटा लकड़ी का घर बनाया। ज़ियाओ जियान गूफी के पास आए और ज़ियाओ जियान ले उस पर जाग गई। उसने अपनी आंखें खोली और बाहर देखा, अपने छोटे हाथों को इधर उधर लहराते हुए और ज़ियाओ जियान की बाहों में खुशी से हंसते हुए, मानो यहाँ होने पर अपनी खुशी व्यक्त कर रही हो। ज़ियाओ जियान ले, ये भी हमारे घरों में से एक है, गूफी ने उससे प्यार से कहा। इसके बाद सभी ने गूफी द्वारा बनाए गए अस्थायी लकड़ी के घर में प्रवेश किया। हालांकि अंदर की सुविधाएं साधारण थीं, लेकिन सभी को वहां रहना बहुत आरामदायक लगा। अगले कुछ दिनों तक उन्होंने अपना अधिकांश समय यहाँ बिताया, शांति के एक दुर्लभ दौर का आनंद लेते हुए। ज़ियान शेर राजा और किंगलिन के साथ जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में खेलता था। अपनी ताकत के कारण वे आसपास के इलाकों पर पूरी तरह से हावी हो गए। मूल रूप से शांतिपूर्ण जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला को इन 3 जानवरों ने उलट दिया, जिससे तबाही मच गई। उच्च श्रेणी के जादुई जानवर जिन्होंने कभी पर्वत श्रृंखला पर राज किया था, उन्हें डर का अनुभव हुआ। इस बीच ज़ियाओ जियान के पास गूफी और ज़ियाओ जियान ले थे। हर दिन वह घाटी में टहलती, समय बीतने के साथ चिन्हित खुशी को फिर से महसूस करती। हालांकि कैलिन की आंखों में हमेशा उदासी और चिंता का भाव रहता था। कुछ दिनों बाद गूफी उसके पास आया और धीरे से पूछा, क्या तुम अपने लोगों के बारे में सोच रही हो? हाँ, कैलिन शुरू में अपनी भावनाओं को छिपाना चाहती थी, लेकिन जब उसने गूफी की ईमानदार निगाह देखी तो उसने दृढ़ता से सिर हिला दिया। वह काफी समय से दूर थी, लगभग 3 साल। कुछ जगहों पर महत्वपूर्ण बदलाव होने के लिए 3 साल का समय काफी था। इस बार जब तुम वापस आओगे तो क्या तुम अपने लोगों को रेगिस्तान से बाहर निकालने के बारे में सोच रही हो? गूफी को अपने अंतरतम विचारों को व्यक्त करते हुए सुनकर उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि गूफी उसे इतनी अच्छी तरह से समझ लेगा कि वह उसकी चिंताओं को एक नज़र में ही समझ सकता है। हाँ, हमेशा से मेरी इच्छा रही है कि मैं अपने लोगों को उस बंजर रेगिस्तान से बाहर निकालूं। ये जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला एक अच्छी जगह होगी, इसके शांत वातावरण और प्रचुर संसाधनों के साथ। यह मेरे लोगों के रहने के लिए बहुत उपयुक्त है। लेकिन उद्धरण चिन्ह गूफी समझ गई कि रानी मेडुसा मानव साम्राज्यों से प्रतिरोध का सामना करने के बारे में चिंतित थी। अतीत में मानव साम्राज्यों के गठबंधन द्वारा सांप लोगों को टैगर रेगिस्तान में जाने के लिए मजबूर किया गया था। उस समय उसकी ताकत बहुत बड़ी थी, लेकिन मानव साम्राज्यों की एकजुट शक्ति और भी मजबूत थी। कई मानव साम्राज्यों की सेनाओं की घेराबंदी का सामना करते हुए सांप लोगों के पास अपनी जाति को बचाने के लिए रेगिस्तान में पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सांप लोगों की रानी के रूप में कैलिन हमेशा चाहती थी कि उसके लोग अधिक मेहमाननवाज माहौल में रहें। उस समय उसके पास ताकत की कमी थी, लेकिन अब वह पहले से ही एक 5 सितारा पूर्वज थी। चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या मेरी समस्या है और मैं इसे हल करने में तुम्हारी मदद करूंगा। गूफी ने रानी मेडुसा को धीरे से अपनी बाहों में पकड़ लिया। वह उसका सहारा बनने और उसकी सभी समस्याओं को हल करने के लिए तैयार था। एक पूर्वज की ताकत आसपास के साम्राज्यों को अधीन करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है, लेकिन एक आदरणीय के बारे में क्या? आसपास के मानव साम्राज्यों में संभवतः कोई वेनेरेट स्तर के विशेषज्ञ नहीं थे, और अगर होते भी तो गूफी को इसकी परवाह नहीं होती। जो कोई भी विरोध करने की हिम्मत करता, उसे बस पीट कर आत्मसमर्पण कर दिया जाता। अध्याय 134। जियामा साम्राज्य में रैंक 7 जादुई जानवर कब था? तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, मेरे पति। आमतौर पर उग्र और डरावनी मेडुसा रानी गूफी की बाहों में सिमट गई, एक शर्मीली चाल दिखाते हुए युवा लड़की। अब हम सबसे करीबी लोग हैं, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। अगर भविष्य में कुछ भी होता है तो मुझे सीधे बता देना, इसे अपने तक ही सीमित मत रखना। गूफी ने कैलिन को कमर से धीरे से पकड़ लिया, बहुत ही कोमल स्वर में बोला। उसे अंदर से गर्मी महसूस हुई और उसने सहज रूप से अपने पेट को छू लिया। उनका भावी बच्चा निस्संदेह इस पिता से बहुत प्रसन्न होगा। आप स्नैक पीपल जनजाति को कहाँ स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं? पिछले कुछ दिनों में मैंने जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के इस हिस्से का सर्वेक्षण किया है और पाया है कि यहाँ का वातावरण ठंडा है और यहाँ प्रचुर संसाधन हैं। ये स्नैक पीपल जनजाति के बसने के लिए एक आदर्श स्थान होगा। अगर वे यहाँ जड़ें जमा सके
तो ये जनजाति के लिए सबसे अच्छा संभव परिणाम होगा। अगर स्नेक पीपल जनजाति इस पूर्वी जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में रहना चाहती है तो उन्हें केवल जियामा साम्राज्य को सूचित करना होगा और मार्ग का अनुरोध करना होगा। जहां तक पहाड़ों में जादुई जानवरों की बात है तो वे आपके सामने हरकत करने की हिम्मत नहीं करेंगे, गूफी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अगर जियामा साम्राज्य मार्ग की अनुमति देता है तो ये बहुत अच्छा होगा। उसने सिर हिलाया और आगे कहा, लेकिन बाद में मुझे चिंता है कि अन्य मानव साम्राज्य फिर से मेरे कबीले को घेरने का प्रयास कर सकते हैं। अगर यह केवल जियामा साम्राज्य होता तो कैलिन कभी नहीं डरता, क्योंकि सांप लोग जनजाति की ताकत किसी एक साम्राज्य से कम नहीं है। हालांकि सांप लोग जनजाति के दुश्मन कभी भी सिर्फ एक नहीं रहे हैं। चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। गूफी खड़ा हो गया, उसका स्वर बहुत शांत था। वह आसपास के मानव साम्राज्यों के शक्तिशाली लोगों को खतरा नहीं मानता था। भले ही महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की प्रमुख ताकतें एकजुट हो जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कैलिन ने जोर से सिर हिलाया। उसे गूफी के वादे पर कोई संदेह नहीं था। अपनी ताकत के साथ वह निश्चित रूप से इसे पूरा कर सकता था। उसके साथ चर्चा करने के बाद उन्होंने घाटी में एक और दिन बिताया। गूफी ने सभी को एक साथ इकट्ठा करने का अवसर लिया। हम घाटी छोड़कर टैगर रेगिस्तान की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कयर की मातृभूमि है। गूफी के बोलने के बाद कैलिन उसके बगल में खड़ी हो गई। टैगर रेगिस्तान, किंगलिन की आंखें चमक उठीं। बहुत बढ़िया, मैं डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी के 2 नेताओं से भी मिल सकता हूँ। अगर किंगलिन जा रहा है तो मैं भी जाना चाहता हूँ, जियान ने बीच में कहा। पिछले कुछ दिनों में वह घाटी में थोड़ी ऊब गई थी और रेगिस्तान में जाने का विचार ही वह चाहती थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? गूफी ने जियाओ जियान की ओर देखा। मैं छोटी घाटी में ही रहूंगा। जियाओ जियान ले अभी भी छोटा है और लंबी दूरी की यात्रा बार बार न करना ही बेहतर है। जियाओ जियान ले के बारे में चिंतित था और लगातार यात्रा नहीं करना चाहता था। आह, तुम नहीं जा रहे हो? जियान ने निराशा से जियाओ जियान और जियाओ जियान ले की ओर देखा। उसने उन दोनों के बीच आगे पीछे देखा और आखिरकार अपना सिर हिलाते हुए अपना मन बना लिया। अगर जियो जियान ले नहीं जा रहा है तो मैं भी यहीं रहूंगी। ये स्पष्ट था कि जियान बाहर जाकर मौज मस्ती करना चाहती थी, लेकिन उसने जियो जियान ले की खातिर हार मान ली। गूफी ने आगे बढ़कर जियान के छोटे से सिर को थपथपाते हुए कहा, मैं जियो जियान ले को तुम्हारी देखभाल में छोड़ दूंगी। जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हारे लिए और गोलियां बनाऊंगी। ये सुनकर जियान काफी खुश हो गई। जियाओ जियान और बाकी लोग घाटी में रहेंगे, इसलिए मुझे उनकी रक्षा के लिए एल्दियाओ को परेशान करना होगा। गूफी ने आदरणीय तियानहुओ की ओर मुड़ते हुए कहा। निश्चिंत रहो, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, उसने गंभीरता से सिर हिलाया। एक डू पूर्वज की ताकत के साथ इस क्षेत्र में कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तो चलो। इसके बाद गूफी, किंगलिन और मेडुसा ने शेर राजा की सवारी की, जो अपने असली रूप में बदल गया था और जियामा साम्राज्य की राजधानी की ओर उड़ गया। जियामा शाही राजधानी। एक गेस्ट हाउस में काले कपड़े पहने एक आदमी ने अपने रात के कपड़े उतार दिए। एक परिष्कृत और सुंदर चेहरा दिखाई दिया। ये जियाओयान था, जो ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र से वापस आया था। शिक्षक, हालांकि इस घटना के बाद मेरे पिता का कोई निशान नहीं था, मैं इस भावना को नहीं मिटा सकता कि इसका मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से कुछ लेना देना है। जियाओयान की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि वह ठंडी आवाज में बोल रहा था। उसे संदेह था कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय जियाओ कबीले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि उनके युवा संप्रदाय के नेता नालन यानरान उससे पहले हार गए थे। जियाओ कबीले के बहुत ज्यादा दुश्मन नहीं थे और यूलैन संप्रदाय ही एकमात्र ऐसा था जिसके पास जियाओ झान को बिना किसी निशान के गायब करने की शक्ति थी। ऐसा लगता था कि उनके पास पर्याप्त मकसद भी था। तुम्हारे पिता सिर्फ एक डू मास्टर हैं। भव्य मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के पास उन्हें पकड़ने के लिए खुद को नीचा दिखाने का कोई कारण नहीं है। हालांकि संप्रदाय तुम्हारे खिलाफ द्वेष रखता है, लेकिन वे इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे, याओ लाओ ने कहा। जैसे ही उसकी आत्मा अंगूठी से बाहर निकली, उसने सोचा, हालांकि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के बारे में कुछ असामान्य है। जब मैंने कल चुपचाप उनके मैदानों में घुसपैठ की, तो मैंने पाया कि पहाड़ पर डू सम्राटों की संख्या 2 साल पहले की तुलना में 7 या 8 बढ़ गई है। जियामा साम्राज्य में एक संप्रदाय में अचानक इतने शक्तिशाली लोग कैसे हो सकते हैं? यहाँ तक कि याओ लाओ भी ऐसी शक्तिशाली ताकत बनाने का केवल एक ही तरीका सोच सकता था, इतने कम समय में लड़ने वाले गोलियों का उपयोग करके।
लेकिन इस तरह की गोलियां ज्यादातर उच्च श्रेणी की गोलियां होती हैं। जियामा साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली कीमियागर पिलकिंग गुहे था। उसका कौशल स्तर इतना नहीं होना चाहिए था कि वह ऐसी गोलियां बना सके जो डू किंग को सीधे डू सम्राट तक पहुंचा सके। तो मिस्टी क्लाउड सेक्ट ने ये कैसे हासिल किया, ये समझ में नहीं आता। जियोयान ने सिर हिलाया और फिर चुप हो गया। वह जानता था कि उसका संदेह उसके पिता के गायब होने का नतीजा था। हालांकि मिस्टी क्लाउड सेक्ट के पास मकसद और ताकत थी, लेकिन ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि वे इसके पीछे थे। जब जियोयान गहरी सोच में डूबा हुआ था, तो उसने अचानक दरवाजे के बाहर जल्दी जल्दी कदमों की आवाज़ सुनी। तीसरे भाई, तुम वापस आ गए, क्या तुम्हें कुछ मिला? बाहर से दो आवाज़ें गूंजीं। जियोयान ने दरवाज़ा खोला, जिसमें उसके दो बड़े भाई जियोडिंग और जियोली दिखाई दिए। अब वे दोनों डू मास्टर के स्तर पर पहुंच चुके थे। उनके नेतृत्व में डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी फल फूल रही थी और जियानान अकादमी में जियाओयान का प्रशिक्षण तेजी से आगे बढ़ रहा था। मूल रूप से जियाओ कबीले के लिए सब कुछ बेहतर हो रहा था, लेकिन अब उन्हें इस अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ा। मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मिस्टी क्लाउड सेक्ट संदिग्ध लगता है। मैं जांच करता रहूंगा। जियाओयान ने अपना सिर हिलाया। उसकी स्पष्ट आंखें मिस्टी क्लाउड सेक्ट की दिशा में देख रही थीं। दूर के आकाश में हवा के टूटने की आवाज़ सुनी जा सकती थी। उसके बाद एक विशाल छाया गुजर रही थी। छाया कोई और नहीं बल्कि एमेथिस्ट विंग लान किंग थी। सड़क पर कुछ समय बिताने के बाद गूफी, मेडुसा और किंगलिन ने आखिरकार एक विशाल शहर को देखा। जियामा इंपीरियल कैपिटल बस आगे है। वे तीनों एमेथिस्ट विंग लायन किंग पर सवार होकर जियामा इंपीरियल कैपिटल के बाहरी इलाके में पहुंचे। हालांकि वे राजधानी के बाहर रुक गए, लेकिन शेर राजा से निकलने वाली शक्तिशाली ऊर्जा ने शहर के भीतर के शक्तिशाली व्यक्तियों को अभी भी चिंतित कर दिया। यह आभा, ये बहुत शक्तिशाली है। जियामा इंपीरियल पैलेस के भीतर एक भव्य हॉल में जिया जिंगतियान ने हॉल के बाहर सावधानी से देखा। क्या कोई शक्तिशाली व्यक्ति आया है? दादाजी भी इतनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जिया जिंगतियान की अभिव्यक्ति को देखकर राजकुमारी याओये ने भ्रम की स्थिति दिखाई। उसके दादाजी के इतने गंभीर दिखने के लिए जो व्यक्ति आया था वह उससे अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। क्या ये युनशान हो सकता है? हाँ, राजधानी में व्यवस्था बनाए रखें। मैं बाहर जाकर देखने जा रहा हूँ। ये कहने के बाद जिया जिंगतियान ऊर्जा के स्रोत की खोज करते हुए महल से बाहर निकल गई। इतनी शक्तिशाली जानवर आभा क्यों है? उसी समय मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में मुख्य हॉल में क्रॉस लेग बैठे एक सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोली। यह आभा, ये रैंक 7 जादुई जानवर होना चाहिए। सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग तुरंत हॉल के बाहर आसमान की ओर चमके। उनकी निगाह बादलों के बीच से पहाड़ की तलहटी की ओर जा रही थी। तभी अचानक काली धुंध का एक समूह दिखाई दिया, जिसने उनकी जांच को बाधित कर दिया। हे, ऐसा लगता है कि जियामा साम्राज्य में कुछ उल्लेखनीय आगंतुक आए हैं। काली धुंध ने एक ठंडी हंसी निकाली। क्या आप जानते हैं कि वे कौन हैं? सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने काली धुंध को देखा। हे, भले ही मुझे पता हो, आप पता लगाने के योग्य नहीं हैं। हे, कितना मनोरंजक है। काली धुंध हंसी और गायब हो गई, जिससे सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने अपनी मुठियां भींच लीं। उनका भाव बहुत गंभीर था। अध्याय 135, बढ़िया, वही यहाँ है। शिक्षक बच जाएगा। जिया जिंगतियान के शाही महल से चले जाने के बाद वह तुरंत शक्तिशाली आभा के स्रोत की ओर भागा। कुछ ही देर में उसने देखा कि यह कहाँ से आ रहा था। यह नीलम पंख वाला शेर राजा है। नीलम पंख वाले शेर राजा को देखकर जिया जिंगतियन ने तुरंत पहचान लिया कि यह कौन था। ये गूफी था। तो ये युवा मित्र गूफी है। युवा मित्र गूफी, तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया कि तुम आ रहे हो? मैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए एक भव्य दावत तैयार कर सकता था। जिया जिंगतियान गूफी और अन्य लोगों के सामने उतरा, गर्मजोशी से मुस्कुराया और बहुत विनम्रता से बोला। उसने देखा कि नीलम पंख वाला शेर राजा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था और यहाँ तक कि युवा लड़की किंगलिन भी डू सम्राट के पद तक पहुँच गई थी। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। 3 साल से भी कम समय में एक लड़की जिसने अभी अभी साधना शुरू की थी, उसने पहले ही ऐसी उपलब्धियां हासिल कर ली थीं। जिया जिंगतियान यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि उसकी खुद की साधना के वर्ष व्यर्थ थे। रानी मेडुसा, जब उसकी नज़र कैलिन पर पड़ी तो जिया जिंगतियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने पहले भी रानी मेडुसा से बातचीत की थी,
लेकिन अब ये भयंकर और शक्तिशाली महिला गूफी के बगल में खड़ी थी। इसके अलावा जिस तरह से उसने गूफी को देखा वह कोमलता से भरा था। क्या इस तरह की अभिव्यक्ति इस महिला की आंखों में दिखाई देनी चाहिए थी? जिया जिंगतियान ने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखें अथाह गूफी पर लौट आईं। हालांकि वह गूफी के स्तर को नहीं समझ सका, लेकिन ये तथ्य कि उसका वाहन एक 7वें दर्जे का जादुई जानवर था, ये सुझाव देता था कि गूफी की ताकत अकल्पनीय थी। जिया जिंगटियन ने अनुमान लगाया कि वह डू पूर्वज के शिखर पर पहुंच गया होगा, या यहाँ तक कि पौराणिक भी डू वेनेरेट। युवा मास्टर गूफी, चूंकि आपने इतनी लंबी यात्रा की है, इसलिए आप थक गए होंगे। आप महल में कुछ देर आराम क्यों नहीं करते और मुझे कुछ आतिथ्य प्रदान करने की अनुमति क्यों नहीं देते? गूफी का इस यात्रा का उद्देश्य जिया जिंगतियान के साथ मामलों पर चर्चा करना था, इसलिए महल में बात करना सुविधाजनक था। मैं आपकी इस पेशकश को स्वीकार करूंगा, गूफी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। कृपया। जिया जिंगतियान बहुत खुश थी कि गूफी सहमत हो गई और सभी को महल में ले गई। ... ये पहले जादुई जानवर था, इसलिए युवा मास्टर गूफी आ गए हैं। यह अद्भुत है। शिक्षक को बचाया जा सकता है। शाही राजधानी के भीतर नालन परिवार की संपत्ति में नीलम पंख वाले शेर राजा को ऊपर से गुजरते हुए देखने के बाद नालन यानरान आखिरकार अपनी उलझन से बाहर आ गई। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में हुए बदलावों और इस तथ्य के कारण कि उसकी शिक्षिका युन युन घर में नजरबंद थी, नालन यानरान नालन एस्टेट में रह रही थी। वह अपनी शिक्षिका को बचाना चाहती थी, लेकिन वह इतनी कमजोर थी कि कोई फर्क नहीं कर सकती थी। अब गूफी के आने से नालन यानरान को उम्मीद की नई किरण महसूस हुई। कल मेरी शिक्षिका की शादी का दिन है, मुझे जल्दी से काम करना चाहिए। अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ नालन यानरान जल्दी से नालन एस्टेट से बाहर भागी। वह व्यक्ति पहले बहुत प्रभावशाली था, 7वें दर्जे के जादुई जानवर की सवारी कर रहा था। पास की एक सराय में जियाओयान ने जलती हुई निगाह से नीलम पंख वाले शेर राजा और उसकी पीठ पर बैठे आकृतियों को देखा जब वे आकाश में गुजर रहे थे। एक दिन मैं भी ऐसे ही आसमान में उड़ूंगी। जियाओयान, उस व्यक्ति के पास पहले बहुत उच्च साधना और मजबूत आध्यात्मिक शक्ति थी। उसने शायद मेरी उपस्थिति को देखा होगा। ऐसी प्रतिभा केंद्रीय मैदानों में भी अलग दिखाई देगी। याओ लाओ ने काली अंगूठी के भीतर से आह भरी। ये सुनकर कि याओ लाओ का पता चल गया है, जियाओयान चिंतित हो गया। क्या वह आपको नुकसान पहुंचाएगा, मास्टर? अगर उसका इरादा होता तो वह पहले ही ऐसा कर चुका होता। याओ लाओ ने जियाओयान को आश्वस्त किया। इतने शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ कोई भी सावधानी कोई फर्क नहीं डालेगी। याओ लाओ की आध्यात्मिक शक्ति के साथ भी जियाओयान उसके खिलाफ एक भी कदम नहीं टिक पाएगा। यह आध्यात्मिक लहर। नीलम पंख वाले शेर राजा की पीठ पर गूफी ने शहर में एक निश्चित स्थान पर संक्षेप में नजर डाली और फिर जल्दी से अपनी नजर हटा ली। उसने एक असामान्य आध्यात्मिक लहर को महसूस किया था। यह मजबूत थी लेकिन कुछ हद तक कमजोर भी लग रही थी। शायद बस कोई भटकती आत्मा। ध्यान देने की जरूरत नहीं है। गूफी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जिया जिंगतियान के नेतृत्व में वे जल्द ही महल में पहुंच गए। रास्ते में जिया जिंगतियान ने याओ ये को एक संदेश भेजा जिसमें बताया गया कि युवा मास्टर गूफी आ गए हैं। याओ ये इस खबर से रोमांचित हो गया और उसने गूफी के स्वागत के लिए तुरंत एक बेहतरीन भोज तैयार किया। जब तक गूफी महल में पहुंचा तब तक एक शानदार भोज तैयार हो चुका था। गूफी भी शाही परिवार की कुशलता पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। युवा मास्टर गूफी, कृपया बैठ जाए। सभी कृपया अपनी सीट पर बैठ जाए। जिया जिंगतियान ने उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया और क्राउन प्रिंसेस याओ ये भी उनके साथ बैठ गई। याओ ये को देखकर जिया जिंगतियान कुछ पल के लिए हैरान रह गया। कुछ ही मिनटों में उसने अपना कवच उतार दिया और एक शानदार गाउन पहन लिया। याओ ये का लंबा फिगर ड्रेस के कारण पूरी तरह से निखर कर सामने आ रहा था, लेकिन फिर भी वह कैलिन की तुलना में छोटी थी। याओ ये यह अच्छी तरह से जानती थी और इसलिए उसकी निगाहें ईर्ष्या से भरी हुई थी। अनुभव के साथ एक व्यक्ति के रूप में कैलिन आसानी से अनुमान लगा सकती थी कि याओ ये के मन में क्या चल रहा था, बस उसके हाव भाव को देखकर। भोज के बीच में जिया जिंगतियान ने कहा, युवा मास्टर गूफी, आप अचानक राजधानी में आ गए। आपको कुछ चाहिए होगा। वास्तव में कुछ है, गूफी ने अपने इरादे छिपाए बिना उत्तर दिया। कृपया खुलकर बोलें। आपकी सेवा करने के लिए मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आग और पानी से भी गुजरने को तैयार हूँ। चाहे जियामा साम्राज्य के लिए हो या शाही परिवार के लिए,
जिया जिंगतियान ने अपने सामने इस रहस्यमय और असाधारण व्यक्ति के साथ संबंध बनाना जरूरी समझा। अगर गूफी को वास्तव में उससे कुछ चाहिए तो यह एक एहसान कमाने का एक शानदार अवसर होगा। उसके जैसे सुपर मजबूत व्यक्ति से एहसान सोने के वजन के बराबर है। आपको इस व्यक्ति को जानना चाहिए। सांप लोगों की जनजाति की रानी मेडुसा। गूफी ने अपने बगल में कई लिन की ओर इशारा किया। रानी मेडुसा, आपकी कृपा समय के साथ और भी बढ़ गई है। मैं विस्मय में हूँ। जिया जिंगतियान ने उसके प्रति सम्मान में अपने हाथ जोड़े। यह इस तरह है, टैगर रेगिस्तान बेहद शुष्क है और इसका वातावरण अब स्नैक पीपल जनजाति के रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए मैं स्नैक पीपल जनजाति को जियामा साम्राज्य के माध्यम से पूर्वी जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवास करने की अनुमति का अनुरोध करना चाहूंगी। उम्मीद है कि साम्राज्य की सेना हमें बाधित नहीं करेगी। कैलिन ने सीधे तौर पर अपना अनुरोध व्यक्त किया। बस गुजरते हुए जिया जिंगतियान ने गूफी और कैलिन की ओर देखा। उनकी ताकत के साथ एक मार्ग उधार लेना भी आवश्यक नहीं था। पूरे जियामा साम्राज्य को उखाड़ फेंकना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। तथ्य यह है कि वे इस मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार थे। पहले से ही सम्मान का प्रदर्शन था। इस मामले में मेडुसा को शामिल करने का मतलब ये भी होगा कि उसे और गूफी दोनों का पक्ष प्राप्त होगा, जो शाही परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण वरदान होगा। बेशक जियामा साम्राज्य स्नैक पीपल जनजाति के प्रवास में बाधा नहीं डालेगा। यह महसूस करने पर जिया जिंगतियान तुरंत सहमत हो गया और कैलिन ने स्पष्ट रूप से आराम किया। जबकि हमारा साम्राज्य सहमत है, मैं अन्य आसपास के साम्राज्यों के बारे में चिंतित हूँ। जिया जिंगतियान ने अपनी चिंता व्यक्त की, ये जानते हुए कि आसपास के साम्राज्य और स्नैक पीपल जनजाति पीढ़ियों से दुश्मन थे और जब दूसरी जाति मजबूत होती है तो वे चुपचाप नहीं बैठेंगे। मैं उनका ख्याल रखूंगा। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस सीमा सैनिकों को आदेश जारी करें, गूफी ने आत्मविश्वास से कहा। अध्याय 136। यदि वह शादी नहीं करना चाहती है तो कोई भी उसे मजबूर नहीं कर सकता। चूंकि गूफी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था, इसलिए जिया जिंगतियान ने और कुछ नहीं कहा। जबकि जियामा साम्राज्य के आसपास के साम्राज्यों में कुछ मजबूत व्यक्ति थे, लेकिन कोई भी अत्यधिक शक्तिशाली नहीं था। गूफी की अथाह ताकत और उसके साथ 7वें दर्जे के जादुई जानवर के साथ उसे निश्चित रूप से ऐसा बयान देने का आत्मविश्वास था। सांप लोग जनजाति के प्रवास पर चर्चा करने के बाद भोज में माहौल काफी हद तक शांत हो गया। जिया जिंगतियान एक अच्छे मेजबान होने के सिद्धांत का पालन करते हुए आगे कुछ नहीं पूछती थी, लेकिन याओई अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई। उसने देखा कि रानी मेडुसा गूफी के करीब रहती थी और कैसे गूफी कभी कभी रानी मेडुसा के पेट को छूता था, जिस पर वह एक प्यारी मुस्कान के साथ जवाब देती थी। उस व्यवहार से स्पष्ट रूप से स्नेह का संकेत मिलता था। क्या ऐसा हो सकता है कि रानी मेडुसा और गूफी एक साथ हों? यह विचार जिया जिंगतियान को अविश्वसनीय लगा। अपनी भावनाओं की कमी के लिए जानी जाने वाली ठंडी खून की प्यासी रानी मेडुसा वास्तव में एक इंसान को पसंद करती थी। जबकि जिया जिंगतियान हैरान था, याओई को ईर्ष्या की लहर महसूस हुई। गूफी की वापसी के बारे में जानने के बाद उसने सावधानीपूर्वक कपड़े पहने थे ताकि उस पर अच्छा प्रभाव डाल सके या उसका दिल भी जीत सके। फिर भी इस बिंदु तक गूफी ने उसे एक नज़र भी नहीं बख्शी थी। युवा मास्टर गूफी, याओई ने बातचीत शुरू करने का फैसला किया। ऐसा लगता है कि हमारी पिछली मुलाकात के बाद से आप बहुत मजबूत हो गए हैं। क्या आपको कोई बढ़िया अवसर मिला? कुछ खास नहीं, बस प्राकृतिक प्रतिभा, गूफी ने बातचीत को छोटा करते हुए जवाब दिया, जिससे कैलिन हंस पड़ी और उसने चंचलता से उसकी ओर आंखें घुमाई। याओई ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, युवा मास्टर गूफी, आप वास्तव में एक विलक्षण व्यक्ति हैं। मुझे यकीन है कि आप किसी दिन दुनिया के सबसे मजबूत लोगों में से एक होंगे। ये तो तय है, गूफी ने जवाब देना शुरू किया, लेकिन फिर कैलिन को फिर से अपनी आंखें घुमाते हुए देखकर वह रुक गया और बस मुस्कुराया। याओई मूर्ख नहीं थी। उसने महसूस किया कि गूफी का ध्यान पूरी तरह से रानी मेडुसा पर था और उसे उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि उसे गहरी निराशा महसूस हुई, लेकिन उसने जिद नहीं की। जैसे ही याओई चुप हुई, एक और ज्यादा ऊर्जावान व्यक्ति ने प्रवेश किया। मास्टर गूफी, आप मुझे बताए बिना कैसे वापस आ सकते हैं? मैं आपको कीमिया में अपनी प्रगति दिखाने के लिए बेताब था। दरवाजा खुला और एक जीवंत युवा लड़की कमरे में उछल कर आई। आपने कब एक शिष्य को अपनाया? कैलिन ने पूछा। गूफी ने मुस्कुराते हुए आह भरी। उसने मुझे मास्टर कहने पर जोर दिया। यू एर गूफी के पास पहुंची, उसकी शरारती आंखें प्रशंसा से चमक रही थीं।
उसके आने के साथ भोज और भी ज्यादा जीवंत हो गया। यू एर गूफी के साथ बातें करता रहा, लेकिन इससे पहले कि वे ज्यादा बात कर पाते, याओ ये ने बीच में टोक दिया। एक अधीनस्थ ने याओ ये के कान में कुछ फुसफुसाया और उसने गूफी की ओर मुड़ने से पहले थोड़ा सा मुंह बनाया। युवा मास्टर गूफी, नालन यानरान आपसे मिलना चाहती है। वह बहुत जल्दी में लग रही है। क्या आप उससे मिलना चाहते हैं? वह मुझसे क्यों मिलना चाहती है? गूफी ने मुंह बनाया। युन युन के अनुरोध पर उसके दादा को जहर निकालने में मदद करने के अलावा नालन यानरान के साथ उसका कोई खास संबंध नहीं था। लेकिन वह युन युन की वजह से था, नालन यानरान की वजह से नहीं। उसने कुछ नहीं कहा, याओ ये ने जवाब दिया, लेकिन कल उसके शिक्षक युन युन की शादी है। मिस्टी क्लाउड सेक्ट में मदद करने के बजाय वह यहाँ आए हैं। युन युन की शादी? गूफी हैरान रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि युन युन की शादी हो रही है। उसके बगल में रानी मेडुसा की खूबसूरत आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। वह गूफी के साथ उसके असफल विकास के समय से ही थी और उसे युन युन के साथ उसके परिचय के बारे में पता था और उनका रिश्ता कुछ हद तक स्पष्ट लग रहा था। हालांकि वह चुप रहने के लिए काफी समझदार थी और चुपचाप सुनती रही। अब वह कोई रानी नहीं थी, बल्कि गूफी के साथ खड़ी कोई थी। वह जो भी करने का फैसला करता था वह उस पर निर्भर था। किसके लिए? गूफी ने पूछा। मास्टर गुहे, याओ ये ने उत्तर दिया। गुहे? गूफी की भौहें गहरी हो गईं। मूल समय रेखा में ये घटना भी हुई थी, लेकिन युन युन को युन शान द्वारा इसके लिए मजबूर किया गया था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या इस बार युन युन को भी मजबूर किया जा रहा था। उसे अंदर आने दो, गूफी ने कहा। जल्द ही नालन यानरान को याओ ये द्वारा अंदर ले जाया गया। वह हॉल में ठोकर खाकर गिर गई और गूफी को वहां बैठे देखकर वह प्यास से मर रही किसी व्यक्ति की तरह दिखी जिसे अभी अभी पानी मिला हो। वह आगे बढ़ने ही वाली थी कि याओ ये ने अचानक उसे पीछे खींच लिया। युवा मास्टर गूफी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, हमारे शाही परिवार के अतिथि। आपको किसी भी तरह का अनादर नहीं दिखाना चाहिए। याओ ये की आवाज नालन यानरान के दिमाग में गूंजी और उसने जल्दी से अपना संयम वापस पाया, जल्दी से गूफी के सामने खड़ी हो गई। युवा मास्टर गूफी, कृपया मेरे शिक्षक को बचाओ, नालन यानरान ने आंसुओं से भरी आवाज में विनती की। वह जानती थी कि उसके शिक्षक और गूफी दोस्त थे और यह केवल इसलिए था क्योंकि युन युन ने उसकी ओर से विनती की थी कि गूफी पहले अपने दादा की मदद करने के लिए तैयार थी। उसे विश्वास था कि अगर वह युन युन की वर्तमान दुर्दशा के बारे में बताएगी तो गूफी निश्चित रूप से मदद करेगी। गूफी की रहस्यमयी ताकत के साथ उसके लिए युन युन को बचाना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण ये था कि क्या वह मदद करने के लिए तैयार था। अभी अभी याओ ये ने उल्लेख किया कि आपके शिक्षक गूहे से शादी कर रहे हैं। क्या इसलिए आप यहाँ हैं? गूफी ने सीधे पूछा। हाँ, यही कारण है कि मैं यहाँ हूँ, नालन यानरान ने तत्काल उत्तर दिया। क्या आपके शिक्षक तैयार हैं? गूफी ने फिर पूछा। बिल्कुल नहीं, नालन यानरान ने तुरंत उत्तर दिया। हालांकि मेरे शिक्षक मास्टर गूहे का सम्मान करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से शिष्टाचार के कारण है, इसमें कोई भावनाएं शामिल नहीं हैं। जब मेरे दादाजी ने विवाह का सुझाव दिया तो मेरे शिक्षक ने दृढ़ता से मना कर दिया, लेकिन मेरे दादाजी मास्टर गूहे के साथ गठबंधन को सुरक्षित करने की इच्छा रखते हुए मेरे शिक्षक की डूकी हुई को सील कर दिया और उसे कैद कर लिया। अब मेरे शिक्षक मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में फंस गए हैं। मुझे पता है कि आप और मेरे शिक्षक दोस्त हैं, इसलिए मैं आपकी मदद मांगने आया हूँ। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे गुरु नालन यानरान को दुख का अनुभव होता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 60। जैसे ही वह बोलती है, नालन यानरान रोने लगती है, उसका स्वर गहरे दुख से भर जाता है। नालन यानरान की बात सुनने के बाद गूफी के माथे पर बल पड़ गए और उसकी विशाल दुखी हुई अनजाने में उसके चारों ओर उमड़ने लगी। बहुत शक्तिशाली। उसकी आभा के एक अंश के निकलने मात्र से याओ ये और नालन यानरान दोनों को असुविधा हुई और जिया जिंगतियान ने तुरंत उन्हें बचाने के लिए हस्तक्षेप किया। वह महसूस कर सकता था कि गूफी की दुखी हुई एक महासागर जितनी विशाल थी, जबकि वह खुद इसकी तुलना में एक छोटी सी धारा थी। घृणित, युन शान की हरकतें एक गुरु के योग्य नहीं हैं, गूफी ने गुस्से में कहा। उसने एक बार युन युन को जियामा साम्राज्य को छोड़कर एक व्यापक दुनिया में जाने की सलाह दी थी, लेकिन वह युन लैन संप्रदाय की चिंता से हिचकिचा रही थी। गूफी ने उसके फैसले का सम्मान किया था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह ऐसा होगा। ऐसा हो सकता है अगर वह शादी नहीं करना चाहती तो कोई भी उसे मजबूर नहीं कर सकता।
अध्याय 137। क्या आप अपने शिष्य के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? धुंधले बादल संप्रदाय में। चूंकि कल संप्रदाय गुरु युन युन की शादी का दिन था, इसलिए आज रात पूरे संप्रदाय को अनगिनत रंगीन चमकीले लाल लालटेन से सजाया गया था, जो विशाल पर्वत को सजा रहे थे। संप्रदाय गुरु युन युन की शादी पूरे धुंधले बादल संप्रदाय के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इसके अलावा युन युन जिस व्यक्ति से शादी कर रही थी, वह कोई और नहीं बल्कि पिलकिन बूहे थे, जिनका संप्रदाय के भीतर और ज्यामा साम्राज्य में बहुत सम्मान था। युन युन को छोड़कर, जो इस व्यवस्था से नाखुश थी, बाकी सभी लोग शादी से रोमांचित लग रहे थे। खासकर बूहे, जो लंबे समय से युन युन की प्रशंसा करते थे। कल आखिरकार उनकी इच्छा पूरी होने वाली थी और वह अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे। इसलिए शादी की पूर्व संध्या पर पूरे संप्रदाय में उत्सव का माहौल था। शाम को एक बड़े हॉल में केवल 2 लोग मौजूद थे, युनशान और बूहे, कल की शादी का नायक। बूहे, कल की शादी के बाद तुम सच में हम में से एक बन जाओगे। अब से मिस्टी क्लाउड सैक्ट तुम युवाओं पर निर्भर रहेगा। युनशान ने अपनी सीट से दिल खोलकर हंसते हुए कहा। युनशान को बूहे से बहुत उम्मीदें थीं। इस व्यक्ति में भविष्य में 7वें दर्जे का कीमियागर बनने की क्षमता थी, जिससे मिस्टी क्लाउड सैक्ट को बहुत लाभ होगा। उसकी स्थिति का उपयोग संप्रदाय में शामिल होने के लिए अन्य मजबूत व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए भी किया जा सकता था। पुराने संप्रदाय के गुरु, कल शादी के बाद कृपया युन युन की दुखी हुई पर लगी मुहर हटा दें। मैं उसे थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाऊंगा। शायद समय के साथ उसे यह समझ में आ जाएगा कि तुमने उसके लिए ये सब कितना प्रयास किया है, बूहे ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि बूहे जानता था कि युनशान ने उसके लिए युन युन की युद्ध ऊर्जा को सील कर दिया था, फिर भी उसे हर दिन युन युन को इतना दुखी देखकर दिल दुखता था। युनशान ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बेशक, आखिरकार उस लड़की को मैंने ही पाला है। उसे इस तरह से बंद करके रखना मुझे भी असहज कर देता है। हालांकि वह अभी तैयार नहीं है, लेकिन समय के साथ भावनाएं विकसित होती हैं। भविष्य में आप उसे जीत पाएंगे या नहीं, यह आप पर निर्भर करेगा। युनशान युन युन को बूहे के हाथों में सौंप सकता था, लेकिन बूहे उसे रख सकता है या नहीं, यह उस पर निर्भर करता है। हाँ, मैं युन युन को खुश करने की पूरी कोशिश करूंगा, बूहे ने हंसते हुए जवाब दिया। भले ही उसे यकीन नहीं था कि युनशान कितनी ईमानदार थी, फिर भी बूहे ने मुस्कुराया और आभार व्यक्त करते हुए सिर हिलाया। अगर और कुछ नहीं है, तो मैं विदा लेता हूँ। कल की शादी के लिए अभी भी कुछ तैयारियां करनी हैं। बहुत अच्छा, आगे बढ़ो। युनशान ने बूहे को जाते हुए देखा, अपने भावी दामाद के साथ बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था। हॉल से बाहर निकलने के बाद बूहे पहाड़ पर एक मंडप में गया। मंडप में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के कई बुजुर्ग एकत्रित हुए थे। जब उन्होंने बूहे को आते देखा, तो वे सभी उनका अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए। ज्यामा साम्राज्य में एकमात्र 6ठे दर्जे के कीमियागर के रूप में बूहे साम्राज्य और संप्रदाय दोनों में ही अत्यधिक सम्मानित स्थान रखते थे। युन युन से उनकी आस्म शादी के साथ उनकी स्थिति और भी अधिक बढ़ने वाली थी। ये बुजुर्ग बूहे के साथ पक्षपात करने के लिए उत्सुक थे, ताकि भविष्य में कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। हाँ, एल्डर बूहे, आप अभी तक आराम नहीं कर रहे हैं। कल एक बड़ा दिन है। एल्डर बूहे कैसे सो सकते हैं? हाँ, अगर मैं होता तो मैं भी नहीं सो पाता। बुजुर्गों ने बूहे को बधाई दी और बूहे बहुत उत्साहित थे, क्योंकि उनकी लंबे समय से रखी गई इच्छा पूरी होने वाली थी। उन्होंने उनमें से प्रत्येक को मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। अचानक उनकी आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने आसमान की ओर देखा। बहुत मजबूत ऊपर उन्होंने एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दुखी हुई दबाव महसूस किया, जो युनशान के दबाव से भी अधिक भारी था। युनशान, एक बार मुझसे मिलने आओ। उसी समय आकाश से मिस्टी क्लाउड सेक्ट में अपार शक्ति से भरी एक आवाज गूंजी। ये कौन हो सकता है? बुजुर्ग भी चौंक गए। उनके दिमाग में अनुमानों की बाढ़ आ गई, जबकि बूहे की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बूहे से पहले युनशान ने इस उपस्थिति को देखा था, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, आवाज मिस्टी क्लाउड माउंटेन में गूंज चुकी थी। हालांकि युनशान को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने इतनी शक्तिशाली शख्सियत के सामने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से नए मेहमान का स्वागत करने के लिए बाहर चला गया। मुझे आश्चर्य है कि कौन सा वरिष्ठ हमसे मिलने आ रहा है। हालांकि अपने ही क्षेत्र में नाम से पुकारा जाना कुछ अपमानजनक था, युनशान ने फिर भी विनम्रता से बात की। वह युनशान से मिलने क्यों आएगा? इस बीच
पहाड़ के चारों ओर एक छायादार आकृति जियोयान, जो रात में मिस्टी क्लाउड सेक्ट की जांच करने आई थी, भी हैरान थी। उस समय उसने पहले ही आगंतुक की पहचान का अनुमान लगा लिया था और महसूस किया कि यह गू कबीले का प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसका जिक्र जुनेर ने पहले किया था। यह आवाज, ये वही है। एक हॉल के अंदर जहां यून यून को रखा गया था, उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठी। हाल के दिनों में उसने अक्सर अपने विचारों को गू फेई की ओर बहते हुए पाया था, उम्मीद करते हुए कि वह उसे उसकी दुर्दशा से बचाने के लिए आएगा, और अब वह वास्तव में प्रकट हुआ था। अगर उसे गू फेई की मदद मिल जाती तो उसे यकीन था कि वह अपनी आज़ादी वापस पा सकती थी, लेकिन क्या वह वास्तव में मुझे बचाने आया था? यून यून की घबराहट बढ़ गई। बाहर अनगिनत संप्रदाय के शिष्यों की निगाहों के नीचे एक विशाल आकृति आकाश से उतरी। इस विशाल प्राणी पर 3 लोग थे, एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला, एक प्यारी छोटी लड़की और एक उत्साही सुंदर युवक। एक अद्वितीय सुंदरता के साथ 7वें स्तर के जादुई जानवर पर खड़े गू फेई के प्रवेश ने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के सदस्यों को हैरान और ईर्ष्यालु बना दिया। ये वही है। गूफी का चेहरा देखकर गूहे अचंभित रह गया। उसने गूफी को एक बार पहले भी देखा था, जब वह स्नेक पीपल जनजाति के पवित्र शहर से भाग रहा था। हालांकि यह सिर्फ एक झलक थी, लेकिन इसने एक गहरी छाप छोड़ी, खासकर तब जब गूफी ने उस समय यून यून को घेराबंदी से बचाया था। कल यून यून के साथ मेरी शादी होनी है, और अब वह अचानक प्रकट हो गया। गूफी के आते ही गूहे का मन जटिल विचारों से भर गया। आप युवा मास्टर गूफी होंगे। मुझे आश्चर्य है कि आज आप यहाँ क्यों आए हैं। यून शान का लहजा बहुत विनम्र था, और उसने मेडुसा की सफलता को भी देखा, जो अब डूज़ोंग स्तर पर पहुंच गई थी। यून शान, मैंने सुना है कि कल मिस्टी क्लाउड सेक्ट मास्टर यून यून की शादी है। गूफी सीधे बोला, वास्तव में पूरे सेक्ट को सजाया गया था और निमंत्रण पहले ही भेजे जा चुके थे। यून शान चाहकर भी इसे अस्वीकार नहीं कर सकता था। क्या वह शादी करने को तैयार है? ये सुनकर यून शान चुप हो गया। वह कहना चाहता था कि वह शादी करने को तैयार है, लेकिन गूफी की आंखों में भाव देखकर उसने अपने शब्द निगल लिए। गूफी को कुछ पता होगा, वरना वह नहीं आता। अगर यून शान झूठ बोलता तो वह गूफी को और नाराज कर देता। नीचे गूहे भी बेचैन महसूस कर रहा था। हालांकि यून यून को कैद करना उसका विचार नहीं था, लेकिन उसके लालच को नकारा नहीं जा सकता था। यून यून कभी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। अगर वह तैयार नहीं है, तो आप उसके मालिक के तौर पर उसे शादी के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं? हालांकि गूफी का लहजा शांत था, लेकिन उसकी आवाज में दुखी हुई यून शान पर भारी दबाव बना रहा था। युवा मास्टर गूफी, मैं पल भर के लिए उलझन में था। यून शान इतना समझदार था कि उसे पता था कि वह गूफी का मुकाबला नहीं कर सकता। गूफी की अपार शक्ति के भारी दबाव में उसने जल्दी से अपनी गलती स्वीकार कर ली। अध्याय 138, एकमात्र रक्षक मुझे धमकाने की हिम्मत कर रहा है। इस समय यून शान को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। अगर उसे पहले पता होता कि उसकी प्रिय शिष्या यून यून का इतना शक्तिशाली संबंध है, तो वह उसे गूहे से शादी करने के लिए कभी मजबूर नहीं करता। आखिर गूहे कौन है? वह केवल एक 6ठे दर्जे का कीमियागर है, जिसमें 7वें दर्जे का कीमियागर बनने की क्षमता है, जबकि उसके सामने खड़ा व्यक्ति खुद यून शान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अगर मिस्टी क्लाउड संप्रदाय इस व्यक्ति की सहायता प्राप्त कर सकता है, तो न केवल वे जियामा साम्राज्य पर हावी हो सकते हैं, बल्कि वे महाद्वीप के पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान भी सुरक्षित कर सकते हैं। चूंकि तुम्हें पता है कि तुम गलत थे, तुमने उसे अभी तक रिहा क्यों नहीं किया? गूफी का स्वर शांत था, फिर भी इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। हाँ, मैं इसे तुरंत करूंगा। यून शान ने बार बार सिर हिलाया, उस बड़े हॉल की ओर देखते हुए जहां यून यून को रखा गया था। पहले जब यून शान ने यून यून को देखा, तो उसकी निगाहें ठंडी थीं, उसे केवल इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण के रूप में देख रहा था। लेकिन अब उसने सावधानी से यून यून को जमीन से ऊपर उठाया, लगभग आज्ञाकारी अभिनय करते हुए। यून एर, बाहर एक वरिष्ठ व्यक्ति है जो तुमसे मिलना चाहता है। मेरे साथ उससे मिलने आओ, यून शान ने कहा, क्योंकि उसने यून यून को ऊपर उठाने में मदद की, साथ ही साथ उसके शरीर के भीतर की सील को हटा दिया। अपनी दुखी हुई को बहाल करने के बाद यून यून ने जबरदस्ती यून शान का हाथ झटक दिया। वह नहीं चाहती थी कि वह उसे छुए। फिर वह जल्दी से महान हॉल के बाहर उड़ गई। यून शान को अजीब लगा, लेकिन वह तुरंत पीछे चली गई। जब वे गूफी के पास पहुंचे, तो यून शान ने माफी मांगते हुए यून यून को देखा। यून एर,
मैं केवल मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के भविष्य पर विचार कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे दोष नहीं दोगे। युन शान ने युन युन से विनती की। युन युन की अभिव्यक्ति उदासीन थी, हालांकि उसे अभी भी याद था कि उसे पालने और सिखाने में युन शान की दयालुता थी। उसने उसके लिए चीजों को मुश्किल न बनाने का फैसला किया और इसके बजाय गूफी को देखा। उनकी आंखों में जटिल भावनाएं थीं। गुरु नालन यानरान भी मिस्टी क्लाउड सेक्ट में पहुंच गया था। इससे पहले भोज में गूफी ने युन युन को बचाने के अपने इरादे की घोषणा की थी और फिर तुरंत एमेथिस्ट विंग लान किंग पर रवाना हो गया था। चूंकि नालन यानरान उड़ नहीं सकती थी, इसलिए उसे पैदल ही चलना पड़ा और पहुंचने पर उसने गूफी को युन शान को धमकाते हुए देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि गूफी सिर्फ कुछ शब्दों में इतना बड़ा मुद्दा हल कर सकता है, और उसके लिए उसकी प्रशंसा और भी गहरी हो गई। गूफी का स्तर उसकी समझ से परे था और उसकी ताकत शायद उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। धन्यवाद, तुमने मुझे एक बार बचाया है फिर से। युन यू का स्वर नर्म था क्योंकि उसने अपना आभार व्यक्त किया, हालांकि उसकी नज़र कभी कभी रानी मेडुसा की ओर चली जाती थी। उसे याद आया कि पिछली बार जब वह गूफी के साथ थी तो उसके साथ किंग लिन और ज़ियाओ यीजियान नाम की एक लड़की थी, लेकिन अब केवल किंग लिन और कुख्यात रानी मेडुसा थी। क्या संयोग है! अगर ज़ियाओ यीजियान और कई लिंग घर वापस नहीं आए होते तो मैं इस समय जियामा साम्राज्य में नहीं पहुंच पाती और मुझे आपकी जबरन शादी के बारे में पता नहीं चलता, गूफी ने हल्की हंसी के साथ कहा। ज़ियाओ यीजियान अब कहाँ है? युन युन ने पूछा। वह हमारे बच्चे के साथ उसी जगह रह रही है जहां हम पहली बार मिले थे, गूफी ने जवाब दिया। उसका पहले से ही एक बच्चा है। ये सुनकर युन युन की अभिव्यक्ति जटिल हो गई। वे केवल थोड़े समय के लिए अलग हुए थे और उसका पहले से ही एक बच्चा था। वह और ज़ियाओ यीजियान एक साथ खुशी से रह रहे होंगे। युन युन को ईर्ष्या की लहर महसूस होती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। बधाई हो, युन युन ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मुस्कान कुछ हद तक मजबूरी वाली लग रही थी। चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं, मुझे पहले एक चूहे से निपटना है, गूफी ने कहा। उसका स्वर शांत से ठंडे में बदल गया। तुम कब तक छिपने की योजना बना रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई तुम्हें नहीं पहचान सकता? गूफी के बर्फीले शब्दों के बाद अचानक धुंधले बादल संप्रदाय के पीछे एक निश्चित शून्य की दिशा में पकड़ बनी। काली धुंध का एक द्रव्यमान पतली हवा से प्रकट हुआ, लेकिन इसे एक शक्तिशाली स्थानिक बल द्वारा मजबूती से पकड़ लिया गया था। काली छाया को प्रकट होते देखकर और सिस्टम के भावनात्मक मूल्य संकेत के साथ गूफी ने आकृति की पहचान की पुष्टि की। यह आत्माओं के हॉल से एक रक्षक था। ये व्यक्ति कौन है? वे धुंधले बादल संप्रदाय में कैसे आए? ये व्यक्ति एक भयानक आभा बिखेरता है। वे एक अच्छे व्यक्ति नहीं हो सकते। ऐसी दुष्ट उपस्थिति एक क्रूर और दुष्ट चरित्र होनी चाहिए। यदि वे हमारे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में दिखाई दिए हैं तो वे कुछ भी अच्छा नहीं करने वाले हैं। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के बुजुर्ग आश्चर्यचकित थे। सभी ने रक्षक की निंदा की। हालांकि युन शान दोषी लग रहा था। ये वास्तव में आत्माओं के हॉल से कोई है। ज़ियाओ यान की अंगूठी में याओ लाओ हैरान और आशंकित दोनों था। आत्माओं का हॉल? वे कौन हैं? ज़ियाओ यान ने पूछा। आपको अभी इस बल के बारे में बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान ले कि वे डुक्यूई महाद्वीप के शिखर पर खड़े हैं। हमारे सामने काली धुंध उनके सबसे साधारण रक्षकों में से एक है। ये सिर्फ एक साधारण सदस्य है। ज़ियाओ यान चौंक गया। हालांकि वह रक्षक की असली ताकत नहीं जानता था, लेकिन ये तथ्य कि वे मध्य हवा में तैर रहे थे, ये दर्शाता है कि वे कम से कम एक डू पूर्वज विशेषज्ञ थे। सबसे कमजोर सदस्य डू पूर्वज स्तर के हैं। जियो यान ने अपने दिल में आश्चर्य की लहरें महसूस की। यहाँ आओ, गूफी ने रक्षक की आत्मा को सीधे अपने सामने खींचते हुए आदेश दिया। वरिष्ठ, कृपया मुझे छोड़ दो। रक्षक ने गूफी की भयानक ताकत को महसूस किया और डर के मारे जल्दी से दया की भीख मांगी। कष्टप्रद, गूफी ने रक्षक की आत्मा को थप्पड़ मारा, लगभग उसे पूरी तरह से तितर बितर कर दिया। रक्षक तुरंत कमजोर और दुर्बल हो गया। युशान, आप और वे बुजुर्ग अपनी साधना में इतनी तेजी से आगे बढ़ने का कारण संभवतः इस घृणित प्राणी की सहायता के कारण है। बदले में आपने उसे युद्ध करने, लोगों को मारने में मदद की। लोगों को इकट्ठा करो और मृतकों की आत्माओं को इकट्ठा करो, है न? गूफी ने रक्षक की आत्मा को थामे हुए और युनशान को देखते हुए कहा, जो और भी अधिक दोषी हो गया। युन युन ये सुनकर चौंक गई और युनशान को देखने लगी। उसने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में हाल ही में हुई विसंगतियों को काली धुंध से जोड़ना शुरू कर दिया।
क्या उसके सबसे सम्मानित शिक्षक इस सब के पीछे मास्टरमाइंड हो सकते हैं? मास्टर, क्या ये सच है? युन युन ने युन शान से पूछा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह ऐसे अंधेरे और क्रूर प्राणी के साथ सहयोग करेगा। युन प्र, मैंने ये सब मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की समृद्धि के लिए किया। युन शान ने देखा कि वह इससे इनकार नहीं कर सकता, उसने अपने कार्यों को स्वीकार किया। तो, आप इसे हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं? युन युन ने पूछा। युन शान से पूरी तरह से मोहभंग हो गया। उसका गुरु पूरी तरह से बदल गया था, शक्ति प्राप्त करने और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को मजबूत करने के लिए किसी भी तरह का उपयोग करने को तैयार था। हालांकि रक्षक को युन की परवाह नहीं थी शान, उसे सिर्फ अपनी जान की परवाह थी। वरिष्ठ, चूंकि आप यहाँ मेरे उद्देश्य के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं आत्माओं के हॉल से रक्षक हूँ। आत्माओं के हॉल के प्रकाश में कृपया मेरी जान बख्श दें। बेशक, मैं आपकी दयालुता को हमेशा याद रखूंगा और निश्चित रूप से आपको इसका बदला चुकाऊंगा। रक्षक ने अपनी पहचान बताई, हालांकि उसके शब्दों में एक अंतर्निहित धमकी थी। इस छिपी हुई धमकी ने गूफी को बेहद नाखुश कर दिया। एक साधारण रक्षक, और तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो? भले ही हुनवी शेंग आज यहाँ होते, उन्हें मुझे धमकी देने का अधिकार नहीं होता। गूफी की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने थोड़ा और बल लगाया, रक्षक की आत्मा को पूरी तरह से कुचल दिया। हुनवी शेंग के लिए रक्षक ने केवल नाम सुना था, उसे कभी उसका असली चेहरा देखने का मौका नहीं मिला था। रक्षक की आत्मा के विनाश ने एक और छिपी हुई आकृति को चौंका दिया। हिस, जियोयान की अंगूठी में याओ लाओ की आत्मा कांप उठी और उसने जल्दी से अपनी सारी इंद्रियों को वापस ले लिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि गूफी उसे न देख पाए। गूफी के तरीके बहुत भयानक थे। अगर याओ लाओ को पता चल जाता तो गूफी उसे आसानी से कुचल सकता था, जैसा उसने रक्षक के साथ किया था।